होंगी उसके साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आमना चौधरी और मेरे साथ मौजूद है मनाहिल सरफराज। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे नौजवानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अपने करियर को चूज़ करने के दौरान। इसके अलावा जो वो फील्ड में कदम रखते हैं तो उस दौरान भी उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे माशरती मसाइल भी हैं जिनके हल के लिए कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि लीडरशिप और डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस और मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि उनको मोटिवेट करते हैं कि किस तरह वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। इसी मकसद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक लीडरशिप ट्रेनर, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसके अलावा ये एक प्रोग्राम भी करते रहे हैं 7 न्यूज़ पर गुफ्तगू यासिर अरफात के साथ। प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला की गिफ्ट यूनिवर्सिटी के मैस कॉम डिपार्टमेंट के लेक्चरर, जो कि अभी रिसेंटली कुछ दिन कबल जो यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 6 मंथ्स के लिए पीएचडी के लिए वहां पर मौजूद थे और इन्होंने एक बहुत अच्छा टाइम वहां पर स्पेंड किया। आज हमने कुछ दिन कबल वो पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए हैं। हमने उनको जहमत दी कि वो आज हमारे शो में आए और हमें बताएं अपना एक्सपीरियंस। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप कुछ दिन कबल ही पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले तो वेलकम बैक और बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह मिनाइल आप बढ़ते हैं हम सवालात की तरफ। सबसे पहले यासिर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपसे बात करते हैं जैसे कि आप प्रॉपर्ली लोगों को सेशंस देते हैं और जैसे कि वो रिलेशनशिप्स पे हो या लीडरशिप ट्रेनर पे हो या पर्सनैलिटी पे हो, तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आपके पास किस एज के लोग ज़्यादा आते हैं सेशंस के लिए? अच्छा आमना, आपने 2 से 3 चीज़ें एक ही पॉइंट में डिस्कस की। यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता हूँ लीडरशिप पर, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स पर, इवन आप साइकोलॉजिकल इश्यूज पे भी करते हैं। यस। तो एज फार एज लीडरशिप ट्रेनिंग्स आर कंसर्न, तो मोस्टली आई वर्क्स विद द सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। और जहाँ तक ताल्लुक है कि किस एज के लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, एज यू आर टॉकिंग अबाउट फैमिली एंड रिलेशनशिप, करियर डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो स्पेशली जो रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं ये 18 साल से लेके 30 साल तक का एज ग्रुप है। बिकॉज यही वो टाइम है कि जिसमें कहीं ना कहीं आप इमोशनल स्टारवेशन की वजह से या इमोशनल डिप्रेशन की वजह से हमारे बच्चे जो है वो किसी न किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और रिलेशनशिप्स को जब वो अच्छे से कैरी नहीं कर पाते तो यही चीज़ें उनको डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती हैं। इसमें मैं ये ऐड करूँगी कि नहीं, इनके ये रिलेशनशिप के अलावा इनके क्या मसाइल होते हैं? देखिए ज़्यादातर ये जो एज सेक्टर जो आप बता रहे हैं, इनके इस रिलेशनशिप के अलावा इनके और कोई मसाइल नहीं होते क्या? नहीं, आपने रिलेशनशिप्स की बात की तो दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक एरिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आई बिलीव कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज आई डू इंटरेक्ट विद द यूथ ऑफ पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज में आई बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर, तो वैसे भी यूथ के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रहता है। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक हमारे नौजवानों का जो सबसे बड़ा मसला है वो बेरोजगारी का है। दूसरे नंबर पर ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने अपने करियर रोड मैप को कैसे डिफाइन करना है, वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक जो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है वो इतना डोमिनेंट होता है कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो हैं आफ्टर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बावजूद भी वो समझ नहीं पा रहे होते कि आगे नेक्स्ट उनको लाइफ में क्या करना। आपको क्या लगता है कि ये अपने पूरे करियर में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कहाँ पे गलती करते हैं अपने करियर में चूज करने में, जो इनको मसाइल होते हैं पे यूनिवर्सिटी के बाद? ये आमना आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। आई बिलीव के पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में ये कल्चर ही नहीं कि आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में करियर काउंसलर्स का या स्कूल काउंसलर्स जो है वो उनकी हायरिंग करें और अर्ली एजुकेशन में ही बच्चे को ये बता दिया जाए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपकी इंटेलिजेंस टाइप क्या है, आपके फितरी रुझानात क्या हैं। तो उन फितरी रुझानात, उन नेचुरल प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर किसी बच्चे को बताया जाए
कि उसने किस फील्ड को ज्वाइन करना है। यहाँ पे मसला ये है कि हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, हम ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, हम स्कोप को फॉलो करते हैं, हम ये नहीं जान पाते कि मेरी नेचुरल प्रेफरेंसेस क्या हैं। और हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली जो एक बड़ा ट्रेंड है वो ये है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। एग्जैक्टली, ये जो पेरेंट्स की तरफ से होता है। और हमें ये नहीं पता होता कि बच्चे की नेचुरल प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या उसके अंदर वो पोटेंशियल है भी कि नहीं। तो जब आप इस पैराडाइम के साथ, इस जाविया नजर से अपने बच्चे का करियर चूज करवाती हैं या बच्चा खुद करियर चूज करता है, तो इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद पता ये चलता है कि उसकी नेचुरल प्रेफरेंसेस भी मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ नहीं थी, बल्कि उसके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं, उसका पढ़ने का मिजाज ही नहीं। तो मैं इस हवाले से मतलब मेरा एक कंसर्न है कि आप देखते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चे जाते हैं, सीट्स कितनी होती हैं, बहुत कम, और इसमें बहुत साइड इश्यूज भी होते हैं। आई मीन के 3000 प्लस कुछ सीट्स हैं और उसमें पूरे पंजाब से कंपटीशन चलता है। तो वो बच्चा जो A+ ग्रेड लेने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाता, तो आपने उसको क्या बताया कि व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन। एंड मोर देन दैट कि आपको आइडिया है कि हर बच्चा A+ ग्रेड लेने वाला भी नहीं है। आपके क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं कि जो बिलो एवरेज हैं, जो एवरेज हैं, तो उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो सर मेरे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे मतलब फॉर एग्जांपल जिनको नाकामी हो जाती है, जैसे कि बिल्कुल ये जो MBBS की बात कर ले हम, तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, एक आधे नंबर से बच्चे रह जाते हैं। तो उसके बाद जो उनके अंदर डीमोटिवेशन आती है या उनकी फैमिली उनको जिस तरीके से ट्रीट करती है, जो पेरेंट्स वाकई में उनको डीमोटिवेट कर देते हैं या जिसकी वजह से सुसाइड्स हो जाती हैं, तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू एजुकेट आवर पेरेंट्स कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने के अलावा 436 ऐसे डिसिप्लिन्स हैं कि जिसमें आपका बच्चा अपना करियर बना सकता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने दाविया नजर में एक मेजर शिफ्ट लेके आने की जरूरत है कि पेरेंट्स अपनी अनसर्टेनिटीज की बुनियाद पर, अपने खदशात की बुनियाद पर अपने फैसले बच्चों पर मत थोपें। ये 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी की जो डायनामिक्स हैं वो एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन के साथ हमें बता रही हैं कि जरूरी नहीं कि हर बच्चे ने डॉक्टर इंजीनियर बनना है। आज के दौर में आप देखें कि ई-कॉमर्स एक कितनी बड़ी फील्ड है, दुनिया ई-कॉमर्स के जरिए पैसा कमा रही है। और आज आप देख रही हैं कि जब डॉलर का रेट भी जो है वो 220+ चला गया है, तो वी नीड दोज पीपल के जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। नॉलेज इकोनॉमी का दौर है, ये डिजिटलाइजेशन का दौर है। वी हैव टू एम्पावर आवर यूथ with the digital skills. We have to empower them with the e-commerce strategies rather than कि हम आज भी जो है वो 18वीं 19वीं सदी की एजुकेशन से या 18वीं 19वीं सदी की जो डायनामिक्स हैं उसके साथ उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। So this is what कि I request to all the parents कि प्लीज आप जब अपने बच्चे के करियर का फैसला करने जा रहे होते हैं, तो जिस तरह आपने अपने बच्चे को कोई एक शर्ट लेके देनी होती है, आप उसके लिए कोई परचेजिंग करते हैं, तो आप बहुत सोच विचार करके कोई 5-10 लोगों से पूछते हैं, आप डिफरेंट ब्रांड्स को विजिट करते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं। तो हाउ इज पॉसिबल कि आप अपने बच्चे के जिंदगी का अहम तरीन फैसला करने जा रहे हैं कि जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के 90,000 घंटे गुजारने हैं। यू नो बेटर के इंसान की जो सारी उम्र है वो 2 चीजों के साथ गुजर जाती है, या आप अपने करियर को टाइम देते हैं या आप अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम रॉन्ग इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, मिसकंसेप्शंस की बुनियाद पे, सोसाइटी के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं और बच्चा आपके प्रेशर में आके जब गलत करियर को चूज करता है तो वही करियर आपके बच्चे को स्ट्रेस देता है। दैट्स द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि बच्चों में सुसाइड करने की रेशो बहुत ज्यादा है। और आमना मैं आपके साथ फैक्ट्स शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान में 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है, और हमारे स्टूडेंट्स में हर 5 में से 1 स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको स्ट्रेस है। रीजन क्या है कि आपका बच्चा वो पढ़ रहा है जो वो नहीं पढ़ना चाहता। सो दिस इज व्हाट के हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें आज की 21st सेंचुरी की डायनामिक्स को समझना है और अकॉर्डिंगली हमें बच्चे के करियर के फैसले के हवाले से किसी करियर काउंसलर के पास जाना है, हमें किसी लाइफ कोच के पास जाना है। और ये खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में अब एक कल्चर डेवलप हो रहा है। आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स का नाम सुनने को मिलता है, करियर काउंसलर का, लाइफ कोच का नाम सुनने को मिलता है। सो ये लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप उनके पास जाएं, आप लाइफ कोच के पास जाएं, करियर काउंसलर के पास जाएं, वो आपके बच्चे का साइको एनालिसिस करेगा, वो उसके फितरी रुझानात को देखेगा, वो उसकी
नेचुरल प्रेफरेंसेस के साथ साथ उसकी इंटेलिजेंस टाइप को देखेगा। और रिसर्च ये बताती है कि हर इंसान की इंटेलिजेंस टाइप के मुताबिक, उसकी नेचुरल प्रेफरेंसेस के मुताबिक जब आप उसको एक करियर रोड मैप देते हैं तो उसकी जो एक्सीलेंस है अपने करियर में वो बहुत बढ़ जाती है। वो अपने करियर में ज्यादा ग्रो करता है, उसके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर बिल्कुल वालिदैन को चाहिए कि अपना फैसला बच्चों पर ना थोपे, बल्कि उनको भी उनके फैसले लेने का मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया जाए, और इस चीज़ की ज़रूरत भी है। लेकिन इस सब में एक टीचर्स भी हैं जो अहम रोल प्ले करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे साथ सर वकास मौजूद हैं। सर वकास, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने इस टाइम के दौरान इंस्पायर किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्पेशली आपसे बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं बेसिकली 6 मंथ के लिए था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी बात कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ये था, और उनकी सर्विसेज फुली फंडेड प्रोग्राम था 6 मंथ के लिए। इसमें बेसिकली ये है कि आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर आती है रिसर्च के लिए या किसी प्रोफेसर की तरफ से कि वो अगर आपका एडवाइज़र बन सकता है, फिर आप HEC की तरफ से फंड ले सकते हैं जी, एग्जैक्टली। और जहाँ तक स्टूडेंट्स का है तो इसमें बहुत ज़्यादा यही फैक्टर है कि इसमें आई थिंक के एक टीचर का भी एक रोल है, उसके अलावा पेरेंट्स का भी है, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी और एक एनवायरनमेंट और सोसाइटी का। जहाँ तक बात है ना कैरियर काउंसलिंग की, तो वहाँ पर अगर हम अमेरिका, अगर हम उसको कहते हैं ना पहले नंबर पे या दुनिया में, या उसकी टॉप 200 जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से 60 अमेरिका की। और जो एनालिसिस है ना वो यही है कि जब तक ये 60 यूनिवर्सिटीज कायम है ना, उस वक्त तक अमेरिका इसी तरह तरक्की करता रहेगा। तो आप ये देख लें कि उन यूनिवर्सिटीज का क्या है, वहाँ पर कल्चर क्या है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो यूनिवर्सिटी को फंड देता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को फंड देता है, वो रिसर्च करते हैं, और रिसर्च क्या करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर उस रिसर्च पर अमल करता है, और उसके बाद वो चीजें डेवलप करते हैं, इनोवेशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, और वो दोनों यानी हर तरह से मिल बैठ के खा रहे। सर जैसे कि ये आपका PhD का 6 मंथ का सेशन था, फुली फंडेड था बाय HEC, तो इससे काफ़ी बच्चे जानना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें कि उनको भी इस तरह की जैसे इंस्पिरेशन मिली स्टूडेंट्स को, तो ऑब्वियसली बात है उनके दिल में भी आया होगा कि हम भी ये करें, हमारे अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। इवन जैसे ही मेरी स्कॉलरशिप का पता लगा लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो वो बहुत ज़्यादा, इवन मेरे कजन्स या फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा ना, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा। मेरे एक दोस्त है उस्मान, डॉक्टर उस्मान, वो इधर सियालकोट में एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरी जब उनसे बात हुई ना, जब एफर्ट्स करने लगे थे, क्योंकि वो बहुत पुराना दोस्त था, तो मैंने उनसे ये डिस्कस की। उन्होंने कहा यार स्कॉलरशिप हर बंदे को मिल जाती है, लेकिन जो कोशिश करता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि मैं किसी अगर स्टूडेंट को कहता है ना कि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो एफर्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है। हमारे साथ मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट पकी पकाई वो डिश खाना चाहते हैं, पकी पकाई देग में से हिस्सा चाहते हैं। इवन बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे, अगर किसी स्टूडेंट को आपको इवन मैं अगर कोई कहता है ना कि यार मुझे स्कॉलरशिप का बताओ, तो मेरे पास इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनको आपने लिंक भेजा ना, तो वो कहेंगे कि यार ये लिंक खोल के आप खुद ही पढ़ के बता दो इसमें क्या है, अंदर क्या है, एफर्ट नहीं करना। और इवन वो फॉर्म भी कहेंगे, फॉर्म पे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी उनको आप बता सकते हैं और लिख के भी दो। इवन कुछ ऐसे भी हैं जो नाम तक आपको कहते हैं कि आप फॉर्म भी खुद ही फिल करते हैं। तो इस तरह से अगर करेंगे तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलती। बिल्कुल। और मैंने वहाँ पे देखा है एशियन चाइनीज बहुत ज्यादा है। चाइनीज चले हम मान लेते हैं कि जी इंडिया चाइना दोनों की जो पॉपुलेशन है वो इस वजह से हुआ, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो स्कॉलरशिप्स के लिए स्कॉलरशिप को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, क्योंकि वो एफर्ट्स खुद करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। सर आपको क्या लगता है जो हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, मतलब जो हम स्टूडेंट्स हैं, इनमें क्या ऐसी कमी है कि हमें स्कॉलरशिप लेने में ज्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं? ये हम एफर्ट्स नहीं करते, एफर्ट्स नहीं करते। 3 to 6 मंथ लगाएं, कोई स्टूडेंट डट के करे, और मैं अगर वो फिर भी कहता है कि मैंने मेहनत की है तो
और उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो ये पॉसिबल नहीं है। सर जैसा कि आपने बताया कि डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आउट ऑफ कंट्री उनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है, उनको उनकी प्रॉपर करियर काउंसलिंग की जाती है, इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से वो ये अपॉर्चुनिटीज़ अचीव कर सकते हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में उतनी ही महंगी डिग्री है, लाइक उसी तरह उसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हम लोग देते हैं। हम लोग ने कर लिया, उसके बाद हमें ऑब्वियसली बात है जब हम लोग अपनी फील्ड में जाते हैं वर्क करने के लिए, डिग्री हमारी जब देखते हैं तो वो हमें एक तरह से एक रद्दी का टुकड़ा लग रहा होता है, हमें उस तरह से उससे कुछ नहीं हासिल कर पाते। उसकी मेन रीज़न आपकी नज़र में क्या है? मेन रीजन जो कैरियर काउंसलिंग है ना, उस पे अभी कुछ चंद साल से यूनिवर्सिटीज ने कुछ सोचना। एग्जैक्टली। अभी आप देखेंगे हमारी यूनिवर्सिटी में भी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, इसमें भी कैरियर काउंसलिंग का सेक्शन है और उन्होंने भी साइकोलॉजिकल सारा सेक्शन वगैरह में, लेकिन उसको स्टूडेंट विजिट कितना करते हैं? नहीं करते। एग्जैक्टली। शायद कोई भी नहीं करता। इवन स्कॉलरशिप ऑफिस भी है और जो उनकी डायरेक्टर या उनका जो स्टाफ है उसकी वर्किंग बहुत जबरदस्त है। अब आप देखें कि लास्ट कुछ वीक पहले एक स्कॉलरशिप अनाउंस की थी सऊदी अरेबिया ने, और सऊदी अरेबिया की जो फंडिंग है ना वो बहुत ज्यादा है, और जापान, इटली, जर्मनी, सऊदीया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो फंडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। इवन अमेरिका की भी इतनी फंडिंग नहीं है, जो अमेरिका फंड करता है ना स्टूडेंट्स को, वो भी इतनी ज्यादा नहीं, ये इनकी बहुत ज्यादा है। और सऊदीया का आपको एक रिलीजियस फैक्टर तो आपको पता ही है कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको हज, उम्रा, ये सारी सहूलतें हैं, जाहिर है कि वो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। लेकिन HEC ने वो अनाउंस किया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज ने मेल की स्टूडेंट्स को, फिर भी इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप थी कि आई थिंक 3000 या उससे ज्यादा, तो फिर भी वो स्टूडेंट्स पूरे नहीं हो रहे क्योंकि स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर रहे। इवन उन्होंने बार उन्होंने क्या किया है कि उसको एडवर्टाइज भी किया है कि आए स्टूडेंट्स आए, लेकिन कोई भी सर उसका मेन रीजन ये हो सकता है कि शायद हम लोग वो मेल ओपन कर ही नहीं देखते कि उसमें है क्या। एफर्ट वो मेल ही नहीं ओपन होगी तो एफर्ट कैसे होगी? इवन स्टूडेंट्स आपको यही कहे, अब ये कंसल्टेंट्स जो हैं, ये जो आपने देखा फ्रॉड भी करते हैं बहुत ज्यादा वीजा। मैं ना तकरीबन 2007 में मैंने एफर्ट की थी अंडर ग्रेड के लिए, लेकिन वो मेरी सारी एफर्ट खुद ही थी। एक दो जगह पे हो गया, फिर खैर नहीं जा सका, उसकी एक दो रीजंस थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम या वो बाकी, लेकिन उस वक्त का एक्सपीरियंस मुझे अब काम आ रहा था कि अब मुझे स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि उस वक्त मैंने बीच में छोड़ दिया सारा, अंडरग्रेड था, और उसके बाद वो एक्सपीरियंस मैंने अभी यूटिलाइज किया। और ये इतना आसान काम है, अगर स्टूडेंट खुद करता है तो बड़ी आसानी से, लेकिन क्या होता है कि टाइम देना पड़ता है। हम वो टाइम जाया कर देंगे, लेकिन स्कॉलरशिप पे सर इसमें ये हो सकता है कि अगर आपको एक दफा में नाकामी हुई है, दूसरी दफा में हुई है, लेकिन वो तीसरी दफा में आपके लिए काम आएगी। ऐसे ही है, आपके पहले 3 मंथ आप ये समझे कि आपको प्रोसेस समझना है कि मेल्स किस तरह करनी है, रिप्लाई किस तरह करना है, प्रोफेसर्स किस तरह ढूंढने हैं, सर्च किस तरह करना है, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स को आपको समझना पड़ता है थोड़ा सा कि इसके डिपार्टमेंट कहाँ पे होते हैं, इसके जो अगर इंटरनेशनल ऑफिस है वहाँ पे क्या डिटेल्स हैं, वो सारी चीजें आपको प्रोसीजर समझने में लगेगा। उसके बाद तो आप जहाँ पे मर्जी, और ये मत सोचें कि आप एक जगह, और स्टूडेंट एक और करते हैं गलती कि एक आधी जगह पे ना अप्लाई करके छोड़ देते हैं। अगर आपको मिनिमम 100 जगह 100 प्लेसेस 100 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होगा, फिर कहीं पे जाके आप एक या दो, अब तो आसान ही बहुत है। मैं अब अगर आपको 2007 या 6 की बताऊं तो मेरे जो कुछ मामू या कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो वहाँ पे एडमिशन हुआ था जिनका, तो वो मुझे याद है कि वो पहले वो लेटर लिखते थे, वो लेटर में उनको पहले 7 दिन बाद प्रॉस्पेक्टस आती थी, वो उसका कॉपीज करवाते थे, और इतने वो ना इनवेलप को 20 मतलब अब प्रोसेस ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा, लेकिन अब एफर्ट उस तरह नहीं है। एफर्ट नहीं, अब तो 5 मिनट में आप मोबाइल पे कर सकते हैं जो मर्जी। बिल्कुल सब कुछ बहुत आसान है, हमें सब कुछ, लेकिन कुछ एफर्ट्स हैं उनके करने की जरूरत है। सर यासिर की तरफ बढ़ते हैं। सर जैसा कि आपने किए सेशंस यूथ के लिए किए, हर तरह के लोगों के लिए, सिविल में भी सब जगह आपने ये सेशंस कर लिए, अभी तक सहाफियों के साथ कोई सेशन करने का इत्तेफाक हुआ या आपको लगता है कि सहाफियों की इसकी जरूरत ही नहीं है? पहली चीज तो ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी फील्ड में हम किसी भी प्रोफेशनल के बारे में ये कमेंट कर सकें कि उसको जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में एक रिक्शा ड्राइवर से लेके पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स,
ड्राइवर्स, आई मीन के कोई ऐसा तबका नहीं है कि जिसको ग्रूमिंग की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं Exactly. है। देखें, एक ट्रेनिंग होती है टेक्निकल मेथोडिकल, किसी भी डिपार्टमेंट में लेट्स सपोज कि जी डॉक्टर्स हजरात हैं तो उनकी कुछ टेक्निकल और मेथोडिकल ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं जो इंसानी रवैयों के रिलेटेड होती हैं। बिल्कुल। वो चाहे टीचर्स हैं, चाहे लॉयर्स हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, तो उनको भी जरूरत है। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में देयर वाज अ टाइम इन मुशर्रफ इराज के जब बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स आए तो कुछ मीडिया एथिक्स की ज़रूरत पेश आई, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आई कैमरा, लेकिन Exactly. इसके बावजूद आप देखते हैं कि आपको आई मीन के बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट मिलते हैं कि जो नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर फील्ड के अंदर ना इस किस्म के ब्लैक शीप्स होते हैं कि जो अपने नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड से पूरे के पूरे इदारे का, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का नाम जो है वो खराब करते हैं। एग्जैक्टली। सो बिल्कुल जी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी मेथोडिकल चीज़ों को कैसे लेके चलना है। ट्रेनिंग जो है वो इंसानी रवैयों के हवाले से होती है, प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से होती है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से होती है। आप इस वक्त माशाल्लाह एज एन एंकर पर्सन परफॉर्म कर रही हैं, तो आप इस सीट पर बैठी हैं, तो आप इस सीट पर बैठने से पहले आपने भी ये सारी की सारी ट्रेनिंग ली होगी कि आपने प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट करना है, अपने गेस्ट के साथ अपनी बातचीत को, कम्युनिकेशन में आपने कितना सुनना है, कितना बोलना है, अपनी टॉक को कैसे कैरी करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट के ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहना चाहिए, और दुनिया में जितने बड़े इदारे हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है। पाकिस्तान में दो इदारे जो आपको पिंक लेवल पर नजर आते हैं, सिविल सर्विसेज है और मिलिट्री है, इसी तरह जुडिशरी भी है। तो आप देखेंगे कि इनके बाकायदा जो है न सिर्फ कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनको लेटेस्ट नॉलेज से इक्विप किया जाता है, एम्पावर किया जाता है, बल्कि आपके प्रमोशनल कोर्सेज में दुनिया भर से ट्रेनर्स को इनवाइट किया जाता है, स्पीकर्स को इनवाइट किया जाता है कि जो आपको लेटेस्ट नॉलेज और स्किल से इक्विप करते हैं। मिलिट्री में देखें तो इसका आगाज कपूर एकेडमी से होता है, और फिर आप हर प्रमोशन से पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सिविल सर्विसेज में आप देखते हैं कि सारे CSPs सिविल सर्विसेज एकेडमी में उनका कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद उनका स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और इसी तरह उनके प्रमोशन से पहले उनकी प्रमोशनल ट्रेनिंग्स होती हैं। सेम विद द जुडिशरी के पंजाब जुडिशियल एकेडमी में जो नए इंडक्टेड जजेस हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, और फिर प्रमोशन से पहले भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। एंड दैट्स द सेम फिनोमेना विद द कॉर्पोरेट सेक्टर कि दुनिया का हर बड़ा इदारा अपने स्टाफ को लेटेस्ट नॉलेज और स्किल से अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग्स करवाता है। तो ट्रेनिंग का शोबा जो है ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत देर से स्टार्ट हुआ है, बट दिस इज अ गुड थिंग, इट्स अ गुड ओमन के अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आपने बात की, लेकिन मैं वही आपसे सवाल दोबारा ब्रेक के बाद पूछूंगी कि आखिर मीडिया के लिए, सहाफियों के लिए अब तक कोई सेशन करने का इत्तेफाक हुआ या नहीं? नाज़रीन, हम बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। सर की तरफ बढ़ते हैं। सर, वही सवाल मेरा, क्या गुजरावाला में सहाफियों के लिए कोई सेशन अरेंज करने का प्लान है या नहीं अभी? देखिए, जब भी मुझे जर्नलिस्ट कम्युनिटी इनवाइट करेगी तो मैं ज़रूर बिल्कुल जाऊंगा, और मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात होगी हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी इन जनरल, और गुजरावाला की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी इन पर्टिकुलर दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स। लेकिन मोर देन दैट आई वुड से एज एरियर के देयर आर ब्लैक शीप्स, काली बेड़ी ऐसी होती हैं हर डिपार्टमेंट में कि जो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करती, और उन गिने चुने हैंडफुल लोगों की वजह से पूरे के पूरे इदारे का नाम बदनाम होता है। तो जो मीडिया आइकॉन्स हैं उनको ना सिर्फ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, बल्कि अगर आप इस किस्म का कोई सेशन, ट्रेनिंग, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ना सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, बल्कि उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज और एक्सीलेंस में भी एक वैल्यू ऐड होगी। सो आई एम ऑलवेज हियर टू सर्व फॉर द जर्नलिस्ट कम्युनिटी इन गुजरावाला। हां, ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारी यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के बच्चे, और ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे के पास फ़ोन है, तो ये रिलेशनशिप्स और ये इस चीज़ के आप देते हैं इनको सेशंस, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या, किस लेवल पे, किस रेशो पे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं।
तो ये जो आपस में एक इतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं और पिक्चर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो साइबर बुलिंग और ये पिक्चर्स के बाद एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग Blackmailing का होता तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, गर्ल्स को क्या कहना चाहेंगे स्पेशली? अच्छा आमना, आपने यहाँ पे ना 3 से 4 पॉइंट्स रेज किए हैं और इन 3 से 4 पॉइंट्स को एलैबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम मुझे आपने को 10-15 मिनट देने हैं। क्या हम आपको लेकिन सुन रहे मैं हैं? कोशिश ये करूंगा कि ऑन अ वेरी ब्रीफ नोट आपके पॉइंट्स को मैं एड्रेस कर सकूं। जी, जी। आपने जो सबसे पहला पॉइंट उठाया, इट्स ऑल अबाउट कैरिंग अ Youngsters। रिलेशनशिप। जी। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड के व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट के एक 14 साल की, 16 साल की बेटी, 18 साल की बेटी जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती है, तो वो किन वजूहात की बुनियाद पर किसी अनजाने इंसान के ऊपर अंधा एतमाद करती है बिल्कुल। कि वो उसके साथ अपनी प्राइवेट पिक्चर्स शेयर कर रही है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। तो एज अ लाइफ कोच, एज अ काउंसलर, आई गेट टू नो कि जब बहुत सी बेटियां अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग लेने आती हैं, तो इसकी बड़ी बुनियादी वजह ये है कि आज माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। Exactly। आज माँ बाप अपने बच्चों के साथ वो इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर पाए, और जब आपकी अपनी औलाद के साथ जज्बाती वाबस्तगी नहीं होती तो बच्चों के अंदर इमोशनल स्टार्वेशन, इमोशनल डिप्लीशन हो जाती है। इसका सादा आसान सा मतलब ये मतलब है इसमें कि कुछ हद तक पेरेंट्स का आपके भी बच्चे- कसूर है। जी, आपके बच्चे के अंदर एक जज्बाती भूखापन होता है, Exactly। और जिस इंसान के अंदर जज्बाती भूखापन होगा, जो बच्चा इमोशनली स्टार्व होगा, उस बच्चे को, उस लड़के को, उस लड़की को आप मोहब्बत के 2 बोल बोलेंगे तो वो बच्चा, वो बच्ची जो है वो किसी भी अनजाने शख्स के साथ अपना ताल्लुक को गहरा करेगी। Exactly। प्रॉब्लम ये है कि आज के माँ बाप अपने बच्चे को ब्रांडेड स्कूल, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े और उनकी मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करके समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बच्चे को दुनिया के महंगे ब्रांड्स पहना दें, उसको ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में भेज दें, लेकिन बच्चे की जो फितरी जरूरियात हैं, जिसमें आई मीन कि उसकी सोशल नीड्स हैं, उसकी इंटेलेक्ट नीड है, उसकी फिजिकल नीड्स हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स उसकी ये हैं कि उसको मोहब्बत चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको अनकंडीशनल मोहब्बत चाहिए। और अनकंडीशनल मोहब्बत का मतलब ये है कि आप अपनी औलाद को ये फील करवा सकें कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, तुम जैसे भी हो, तुम्हारा A+ ग्रेड आता है, नहीं आता, तुम फेल हो, तुम पास हो, तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब हम अपने जज्बात में एक्सप्रेसिव नहीं होते, हम अपनी औलाद के साथ गहरा ताल्लुक डेवलप नहीं कर पाते, तो ये चीज बच्चों को बेरारवी का शिकार करती है। दैट इज द रीजन कि आप देखें कि बच्चे ना सिर्फ आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रेकअप्स के नतीजे में बच्चे, स्पेशली जो बेटियां हैं, वो फिजिकली एक्सप्लॉइट होती हैं, और आप आए रोज अखबारात में इस किस्म के वाकया सुनते हैं कि फलां बेटी जो है वो उसने कोर्ट मैरिज कर ली, फलां बेटी जो है वो घर से जो है ना वो एलोप होगी, वो घर से भाग गई, और दुआ ज़हरा जैसे केसेस फिर आपको फेस करने पड़ते हैं। सो दिस वाज द माय आंसर अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट यू टॉक्ड अबाउट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, दैट वी आर टॉकिंग कि जो साइबर बुलिंग है, जब एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं तो एक ट्रस्ट का लेवल डेवलप हो जाता है, और आप उस ट्रस्ट के लेवल में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस सोसाइटी में ऐसे बहुत से भेड़िए हैं कि जो किसी बेटी के आई मीन के उसकी मासूमियत, उसकी इनोसेंस से फायदा उठाते हुए उसको वो ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं। देयर आर सो मेनी केसेस जो FIA में रिपोर्ट होते हैं। मैं चूंकि FIA को पढ़ाता हूँ, और few days ago I had a chance to meet with the director cyber crime। तो उन्होंने जो मेरे साथ डाटा शेयर किया, उस डाटा के मुताबिक ये है कि देयर आर मिलियंस केसेस के जो रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। Exactly। लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ डाटा शेयर किया, उसके मुताबिक ये था कि भाई ओवरऑल जो हमें FIA को ओवरऑल पंजाब जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 1,20,000 थे, और उन 1,20,000 केसेस में सिर्फ 1,00,000 केस ऐसे वो थे कि जो साइबर क्राइम के हवाले से थे, जिसमें साइबर स्टॉकिंग है, जिसमें साइबर बुलिंग है, जिसमें आप किसी का डाटा लीक करने को आई मीन कि आप ब्लैकमेल करते हैं, आप पैसा खाने की कोशिश करते हैं। सो मैं ऐसी तमाम बेटियां जो कहीं ना कहीं इस हवाले से ब्लैकमेलिंग का शिकार है,
और ऐसे लड़के भी, चूंकि जरूरी नहीं है कि जो साइबर बुलिंग है, साइबर तो इसमें ऐड करेंगे कि ये कोई एज है गर्ल्स की प्रॉपर कि ये इस एज से इस एज तक की लड़कियां ज्यादा जल्दी ट्रैप हो जाती हैं, बातों में आ जाती हैं, या कि ये हर एज की बच्ची के साथ होता है? देखें आमना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो तो एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल है उसको पता है कि अगर किसी मर्द ने मुझे मैसेज किया, मुझे ब्लैकमेल किया, तो मेरे पास तो एक बहुत बड़ा प्रूफ आ गया। वो क्या करेगी, वो सिंपल एक एफआईआर लॉन्च करवाएगी, वो रिपोर्ट करेगी, वो हरासमेंट का केस कर सकती है। और इस हवाले से वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से जो बिल पास हुआ है उसने हमारी वुमेन को बहुत एम्पावर किया है। बट दिस इज ऑल अबाउट कि वो बेटियां जो इस हवाले से अवेयरनेस नहीं रखती और जिनके अंदर एक खौफ होता है, एक फियर होता है कि अगर मेरी पिक्चर्स लीक कर दी गई या मेरे पेरेंट्स को इस रिलेशनशिप का पता चला तो मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। सो वो बेटियां क्या करती हैं कि वो फिजिकली एक्सप्लॉइट होती हैं, वो फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट होती हैं। सो उन बेटियों को मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल नहीं डरना। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको ब्लैकमेल करता है वो इंतहाई बुज़दिल होता है और आपको अंदाजा भी नहीं है कि जब आप इस चीज को रिपोर्ट कर सकती हैं तो उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई होती है। और इसकी रिपोर्ट करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप एक तो अपने लोकल एरिया में देखें कि जो एफआईए का कोई भी पुलिस स्टेशन है, आप वहां पर हैंड रिटन एप्लीकेशन दें और आप उसके साथ कुछ जो प्रूफ्स हैं कि जिसमें आप वाया टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस नोट्स, आपसे कोई भी इस किस्म की डिमांड की जा रही है। दूसरा, मैं तमाम बेटियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज फॉर गॉड से आपके पेरेंट्स जैसे भी हैं आपको वो टाइम देते हैं, टाइम नहीं देते, वो आपका उनके साथ कैसा भी ताल्लुक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो हमेशा आपको ओन करेंगे। जब भी आपके ऊपर मुश्किल आएगी वो आपके साथ खड़े होंगे। ये सबसे मेन पॉइंट है। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड करें, आप उनके साथ शेयर करें कि आपके साथ ये मसला है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जी खुदा ना खास्ता आपको कोई बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। पेरेंट्स अपनी औलाद को मुश्किल वक्त में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप इस चीज को छुपाएंगे, आप किसी भी ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान की एक्सप्लॉयटेशन को वेलकम करेंगे तो ये चीज आपके लिए मजीद मसाइल पैदा करेगी। और दैट इज द रीजन कि आप देखें कि बहुत सी बेटियां बेचारी इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ब्लैकमेलिंग की वजह से सुसाइड की तरफ चली जाती हैं। मेरे पास ऐसे बेशुमार केसेस आते हैं कि जिसमें बेटियां समझती हैं कि पेरेंट्स उनके साथ खड़े नहीं होंगे, उनको फैमिली की तरफ से प्रेशर आएगा और सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचेगी। सो जब एफआईए इस हवाले से कार्रवाई करता है तो बिल्कुल न सिर्फ नामों को सीधा रास्ते में रखा जाता है बल्कि आपको पूरी कानूनी प्रोटेक्शन दी जाती है। सो दिस इज द ओनली वे कि हम अपनी बेटियों में और ऐसे जो लोग जो कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, हम इस हवाले से उनमें अवेयरनेस क्रिएट। सर बिल्कुल, जैसा कि आपने प्रोग्राम के बीच में दुआ ज़हरा केस की बात की, दुआ ज़हरा केस जिसको बहुत हाइप दी गई, मीडिया के थ्रू उसको काफी ज्यादा लाइक क्रिएट किया गया किस तरह से जो भी चीजें थी, लेकिन उस चीज में मेन पॉइंट ये है कि आप क्या समझते हैं कि कहां पर गलती थी, वालिदैन की तरफ से गलती थी या फिर दुआ ज़हरा के खुद, किसको आप इस मामले में कसूरवार समझते हैं? देखें इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि पेरेंट्स की गलती थी या दुआ ज़हरा की गलती थी। मैं सिर्फ इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये दुनिया और इसका सारे का सारा सिस्टम जो है वो कॉज एंड इफेक्ट पे चल रहा है। देखिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब एक बेटी घर की दहलीज पार करती है तो क्या आपने उसकी ये तरबियत की थी कि वो किसी भी अननोन शख्स के दो मोहब्बत के बोल सुन के वो घर की दहलीज पार कर दे। दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट कि आपके बच्चे के अंदर जज्बाती भूखापन इतना होता है, आपने उसको वो मोहब्बत, वो प्यार, वो केयर नहीं दी होती, और जब उसको वो मोहब्बत, प्यार, केयर, अफेक्शन बाहर किसी जगह से मिलती है तो वो ये समझती है कि शायद यही मेरी दुनिया है। सो दिस इज व्हाट के आज के पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी औलाद को हर चीज दे रहे हैं, क्या हम उनको अपना वक्त भी दे रहे हैं। और दूसरा मसला ये है कि आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मार्केट फोर्सेस ने हमें वो चश्मा, वो ऐनक पहना दी है कि जिस चश्मे के ताबे आके हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे नहीं भाग रहे। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है कि आज के माँ बाप ये समझते हैं कि अगर हम महंगी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ा स्टेटस ले लेंगे तो हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे, और बच्चे खुश हैं तो हम एक
ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हैं, बट दिस इज टोटली अनरियलिस्टिक। अगर आप प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ, रैशनैलिटी और लॉजिक्स के साथ देखें तो आप अपनी औलाद को बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस दे ना दे, लेकिन अगर आपने उनके अंदर मोहब्बत रखी है, आपने उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप की है, आपने उनके साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप की है, तो आप बच्चे को सूखा निवाला खिलाएंगे तो बच्चा आपके साथ कनेक्ट होगा, वो कभी भी इस किस्म के रिलेशनशिप। एग्जैक्टली सर, जैसा कि आपने दूसरा इसमें मैं जो एक मेन रीजन तो लैक ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग है, दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में के जो ऐसी सोसाइटी जो मैन ओरिएंटेड सोसाइटी होती है, जहाँ पर मर्द फैसला करते हैं, जहाँ पर मर्दों की डोमिनेंस होती है, इस सोसाइटी का मसला ये है कि हम अपने फैसले लड़कियों के ऊपर इम्पोज करते हैं। हमारी सोसाइटी में औरतों को आजादी नहीं है। हम जब शादी की बात करते हैं तो हमें वैसे जो है ना वो ये जो हक मेहर है उस टाइम हमें वो सुन्नत रसूल याद आ जाती है, लेकिन हमें ये याद नहीं आता कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता तय करना था, और रिश्ता जो है वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था, तो उसके बावजूद आपने अपनी बेटी से पूछा था कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हें अली कबूल है। तो मतलब ये है कि हम बेटी की शादी हो, हम बेटी के करियर का फैसला हो, तो हम अपने डिसीजंस इम्पोज करते हैं। जब आप अपनी औलाद पर डिसीजन इम्पोज करते हैं, जब आप अपने फैसले थोपेंगे, तो एक छोटी उम्र में बच्चे क्या करते हैं, आपकी दोस्त की तरगीब में। ठीक है सर, इसमें हम ये ऐड करेंगे कि जो पेरेंटल ट्रेनिंग है ये बहुत जरूरी है, और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो वो फिर बगावत पे होता है। सो मैं बल्कि पिछले दिनों somebody asked me कि जी आप ट्रेनिंग्स बड़ी देते हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग्स का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। तो मैंने उनसे ये कहा कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट जो है वो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि बेसिकली हम तो टीचर्स और पेरेंट्स की जो लैक ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं, हम उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में तरबियत का जो बुनियादी इदारा है वो तो वालिदैन है, वो आपका घर है, और उसके बाद स्कूल है। लेकिन ये दोनों इदारे इतने कमजोर हुए कि उन ग्रे एरियाज को एड्रेस करने के लिए मार्केट में ट्रेनर्स आ गए, लाइफ कोच आ गए। सो अगर आपने अपने आज की नस्ल को संवारना है, उनकी तरबियत करनी है, उनकी ग्रूमिंग करनी है, तो आज के माँ बाप को स्मार्ट पेरेंटिंग के हवाले से 21st सेंचुरी की पेरेंटिंग के हवाले से इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स को ना चाहिए कि हमारा जमाना और था, अब ये बच्चों का जमाना और है, आप थोड़ा सा उनको। आपने बड़ी $1 बिलियन की बात की आमना, कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अपनी औलाद की तरबियत करो तो अपनी औलाद की तरबियत इस तरह ना करो जिस तरह तुम्हें ट्रेन किया गया, क्योंकि बच्चे तुमसे मुख्तलिफ ज़माने के पैदा हुए। अब हमारे अम्मा अब्बा जो है ना वो उन्होंने ये गैजेट्स नहीं देखे थे, उन्होंने ये डिजिटलाइजेशन का दौर नहीं देखा था, तो मतलब आज के दौर में तो पैदा होते ही बच्चा मोबाइल पकड़ता है। दूसरी चीज ये है कि आज के पेरेंट्स को अपनी औलाद के साथ कनेक्ट होने के लिए मौजूदा दौर के नॉलेज और स्किल्स के साथ अपडेट करना होगा। अब ये इसी बात से हम मूव करते हैं सर की तरफ। ये जो मौजूदा दौर है उसमें ये जो नए गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया यूज के बारे में सर आपसे बात करते हैं कि जो सोशल मीडिया यूज है ये बच्चों के लिए किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है। इससे पहले क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इससे पहले कि आमना के सवाल का जवाब मैं उसमें सर की बात से कंटिन्यू करूंगी। जिस तरह के मुख्तलिफ वाकयात देखते हैं उसका मेन रीजन ही ये है कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल नहीं करते। सोशल मीडिया यूं तो बनाया गया था बेहतरी के लिए, तमाम तक, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके, लेकिन हम उसका बहुत गलत यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें कि गलत यूज सही यूज क्या है, किस तरह से हम अपने जो यूथ है उनको गाइड कर सकते हैं, देन इसके बाकी चीजों पर हम बात कर लेंगे। पहले नंबर पे तो ये कि ये बात हमें समझनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट हमें करना है। इसके बगैर आप अगर इसका किसी फॉर एग्जांपल अगर घर में छुरी है उससे हाथ भी कट सकता है, उससे फ्रूट भी कट सकता है। इसका ये मतलब नहीं उससे उंगली कटती है तो हम छुरी इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सही इस्तेमाल करना हमें सजा। बिल्कुल आपको पता है कि सल्तनत उस्मानिया या ये जिस चीज पे दुनिया में सबसे स्ट्रांग थे मुस्लिम्स, उससे पहले भी वो स्ट्रांग थी। आप सारी देख लें, सारी गेम टेक्नोलॉजी की थी। जब इनके पास टेक्नोलॉजी थी ये दुनिया पे रूल करते थे। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, दो चीजें हैं। बच्चे को या तो खुला छोड़ देते हैं, ये टैब ले लो और वो कोने में बैठ जाओ, हमें ना तंग कर। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे या कहते हैं उससे सारा कुछ छीन लेंगे कि नो टीवी नहीं देखना आपने, ये नहीं करना आपने, वो नहीं करना। ये दोनों। अब इसमें फैक्टर क्या है, पहले नंबर पे अगर हम उसको टैब देते हैं
दैट मीन्स कि हम अपनी जान छुड़वा रहे हैं कि यार exactly. ये हमारी जान छोड़ दे, चुप करके उधर बैठा रहेगा। तो या माँ अपने काम करती रहेगी या बाप अपनी मस्तियों में रहेगा या अपने काम करता रहेगा। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि या फिर उसको बिल्कुल नहीं देते कि यार ये खराब हो जाएगा। जिस तरह हम हमारे दौर में ना गेम्स खेलने देते थे ना कुछ टीवी, आपको शायद याद होगा, तो जितनी देर से हमने टीवी अडॉप्ट किया एटलीस्ट आपने करना ही करना है adopt। तो इसको पहले ही कर लो, पहले ही टाइम पे कर लो इसको अडॉप्ट। अब कोविड ने आपको करवाया पूरी दुनिया को अडॉप्ट, टैब बच्चों को लेके देने पड़े सारा हमारी स्टडीज उस पे हम थी। अगर 10 साल पहले कर लेते या 5 साल पहले तो हमें कोविड में मजीद आसानी। यही लोग बाहर वाले करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को सेट डिजाइन करते हैं कि इस तरह से आपने डिजाइन कर। अब इसका सोल्यूशन ये है कि पहले नंबर पे बच्चे के साथ बैठ के आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। अगर वो टॉम एंड जेरी या कोई भी कार्टून देखता है आपको साथ बैठ के देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बच्चे के हमेशा ज़हन में रहे कि मेरा बाप मेरी माँ मेरे दोस्त हैं, लेकिन कंट्रोल इनके हाथ में। यानी उसके ज़हन में ये भी हो, हम जो कहते हैं ना बच्चे से लाड प्यार माई फ्रेंड और ये वो, बच्चा मेरा दोस्त है, ये दोस्त कुछ नहीं, उसको ये भी रियलाइज करवाना है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ या मैं तुम्हारी माँ हूँ और हम बड़े हैं और हमारे हाथ में कंट्रोल। बच्चे को ये को बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें बच्चे को ये रियलाइज हो जाएगा। इसमें अब 3 फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। सेकंड नंबर पे ये है कि वो तो आप छोड़ देना कि प्राइवेसी और ये चीजें, ये यानी मैं उस हवाले से नहीं कह रहा। मैं एक तो जैसे यासिर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि FIA बहुत ज्यादा, अब FIA का मुझे आई थिंक शायद बहुत कम स्टाफ है पूरे मुल्क में ना, तो अब अगर वो 1 लाख केसेस आ रहे हैं तो वो ज़ाहिर है उसको डील करना। अब हम मीडिया लिटरेसी के जरिए इन केसेस की रेशियो को बहुत कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, लेकिन ये वो जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस पे FIA अच्छा काम कर रहा है, कानून बेहतरीन मौजूद है पाकिस्तान में। सेकंड नंबर पे जाहिर है कि वो व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर या इंस्टा है, उनकी अपनी प्राइवेसी है, या यूट्यूब है, उनकी अपनी प्राइवेसी सेटिंग है, वो उन्होंने बहुत अच्छी अब आहिस्ता आहिस्ता डिजाइन की हुई है और वो हमें समझानी पड़ेगी बच्चों का। अब वो समझाने के लिए 3rd नंबर पे हमारा फैक्टर आ जाता है स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मीडिया लिटरेसी के कोर्सेज। अगर बच्चों की बुक्स के अंदर हम क्यों नहीं एक आधा शामिल कर रहे? इंडिया है, बांग्लादेश है, यूरोप है, ये सारे अब पूरी दुनिया इसी में है कि इसको जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस करवाया जाए स्कूल्स लेवल पे मीडिया लिटरेसी के। बच्चों को पता हो कि व्हाट्सएप की सेटिंग क्या है, क्या उन्होंने शेयर करना है, क्या नहीं करना, अपलोड क्या करना है, सेटिंग क्या रखनी है, तस्वीरें किस तरह अपलोड करनी है, कौन सी। मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग, बिजनेस, किसी भी स्टूडेंट ने तो पहले ये यूनिवर्सिटीज में आएगा, फिर उसके बाद कॉलेजेस और स्कूल्स में भी। तो इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, होप्स हो के, लेकिन उस पे स्लो है। मेरा ख्याल है कि उसको जल्दी करना पड़ेगा। सर अभी यहाँ पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, प्रोग्राम को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जरूरी है कि हम हमें अपने यूथ को सबसे पहले नौजवानों को ये बताने की जरूरत है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के बाहर भी दुनिया जिससे हम फोन को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत ज्यादा चीजें जो हमें देखने का, सुनने का और सीखने का मौका मिल रहा है। सर आपकी बात का जहां तक मुझे समझ लगी है तो कंक्लूजन ये है कि हमें अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए यूज से, लेकिन उसके सही इस्तेमाल से अवेयर करने की जरूरत है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पेरेंटल चेक एंड बैलेंस। एग्जैक्टली। इसी तरह सर आपकी तरफ मूव करते हैं और आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं कि जो बच्चों में हमारे यंगस्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ब्रेकअप्स और वगैरह, इस सब से ओवरकम कैसे करना, हील कैसे करना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म सब बता दीजिएगा। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और वैसे तो मैं इसका बहुत हाई चार्ज करता हूँ जब मेरे से कोई लड़का लड़की आता है देवदास बन के, पारो बन के, मेरा दिल टूट गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तो मैं ऐसे तमाम जो लड़के और लड़कियां हैं जिनका दिल टूट चुका है, जो ब्रेकअप के बाद बड़ी टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो मैं 4 से 5 बड़े प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल आपको टिप्स दे रहा हूँ। अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करेंगे तो आपका दिल जो है वो आपके काबू में आ जाएगा।
पहली चीज तो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। आप जैसे बैंक में आप पैसे को आप डिपॉजिट करवाते हैं तो आपका एक डिपॉजिट बढ़ता रहता है। इसी तरह जब आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने इमोशंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इस हकीकत को तस्लीम करें कि अब वो आपकी दुनिया में नहीं है, अब आपकी लाइफ में नहीं है। Exactly. तो जब आपका ब्रेकअप हो जाए तो बजाय इसके कि आप ओवर थिंक करें, आप सोचते रहें कि नहीं वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, पहला काम ही आपने ये करना है कि आप इस हकीकत को तस्लीम करें कि वो आपको छोड़ के जा चुका है। ठीक है, वो आपको छोड़ के जा चुकी है। इसको तस्लीम करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप करते क्या हैं, आप करते ये हैं कि आप ना उसके मैसेजेस खोल के देखते हैं, आप उसके पिक्चर्स देखते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पहला काम तो ये है कि इसको तस्लीम करें। दूसरा ये है कि आप जितना भी डाटा है उस सारे डाटा को डिलीट करें। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। मेरी बात सुनिए, आपकी बातचीत है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने आप से प्यार है, अगर आप दोबारा से एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको हार्ड डिसीजंस, हार्ड लाइन पे आके कुछ स्टेप्स लेने होंगे। अदरवाइज तो ये है कि बेशुमार मैंने ऐसे लड़के देखे हैं कि जो मतलब रिलेशनशिप्स में आके कई साल बर्बाद करते हैं और जिसके साथ रिलेशनशिप में होते हैं वो माशाल्लाह शादी करके तो वो 2-4 बच्चों की माँ बन चुकी होती है। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ समझें कि जब वो नहीं है तो सारे का सारा डाटा जो है वो डिलीट करें। इस डाटा को डिलीट करने के हवाले से घंटों बात हो सकती है कि क्यों डाटा डिलीट करना जरूरी है। ठीक है, तीसरा स्टेप ये करें कि आप के माइंड में ना बहुत सी एप्रीहेंशंस, बड़े खदशात, बड़े गिले शिकवे होते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। Exactly. तो आप क्या करें, आप कॉपी पेंसिल पकड़ें और आप कॉपी पेंसिल पकड़ के जो भी आपके माइंड में बातें आ रही हैं, आपके दिल में जज्बात हैं, आप वो सारे के सारे लिखें। अच्छा, आपको गुस्सा भी होता है कि उसने मेरे साथ क्यों किया, तो आप गुस्से में जो कहना चाहते हैं, जो आप नहीं कह पा रहे, तो आप अपने सारे दिल की जो भड़ास है वो पेपर पर निकालें। पेपर पर निकाल के 2-3 बार पढ़ें, आपको रोना भी आएगा, रो लें। मैं स्पेशली मर्दों से ये कहूंगा कि आपको जब रोना आए तो रो लिया करें। ये आप इस जाविया नजर से निकले कि जी मर्दों को रोना नहीं आता, मर्दों को रोना नहीं चाहिए। भाई मर्दों में भी अल्लाह ने 26 इमोशंस, आई स्टैंड करेक्टेड, 27 इमोशंस रखे हैं। जिस तरह औरतों में इमोशंस होते हैं, मर्दों में भी होते हैं। आपको भी रोना आएगा, आप भी सैड होंगे, तो आपको अगर रोना आ रहा है तो रो लें, आपका कैथारसिस हो जाएगा। तो आप वो सारे के सारे इमोशंस को, बातों को लिखें, लिख के 2-3 बार पढ़ें, पढ़ के आप फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें। कोई 5-7 दिन इस एक्टिविटी को आप दोहराएं। अच्छा, इस दौरान आपने सैड मूवीज नहीं देखनी, आपने देवदास को नहीं सुनना, आपने पारो नहीं देखनी, आपने कोई ऐसे सैड किस्म के सॉन्ग्स नहीं सुनने। ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि देखें जो चीज भी हम सुनते हैं, इस वक्त मेरे अल्फाज आप सुन रही हैं तो आपका माइंड, आपकी बॉडी मेरे अल्फाज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसको हम साइकोलॉजी में कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस कहते हैं। तो जब आप सैड सॉन्ग सुनते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं तो मजीद आप सैडनेस में चले जाते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि अगर एक तरफ हैप्पीनेस की बात हो रही हो और एक तरफ सैडनेस की बात हो रही हो तो इंसानी जहन जो है वो सैडनेस वाले इमोशंस को ज्यादा प्रोवोक करता है, राइट? तो आपने इस किस्म के गाने और वो मूवीज और इस किस्म की चीजें नहीं देखनी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि खुद को बिजी रखें। ठीक है, जैसे ही आप तन्हाई में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, तो आपको वो सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उन चीजों को याद करते हैं, आप ओवरथिंक करते हैं, रेसिंग थॉट्स आते हैं और थॉट्स आप में वही इमोशंस डेवलप करते हैं, वो इमोशंस आप में सैडनेस वाली फीलिंग्स डेवलप करती हैं और आप मजीद सैड हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को बिजी रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। वो बंदा आपको छोड़ के जा चुका है, तो आप अपने अम्मा अब्बा से कहें कि भाई बस बहुत हो गया, मेरे लिए कोई लड़का लड़की ढूंढे और शादी कर दे। जो आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट उस शख्स, उस बंदी या उस बंदे के साथ थी, जब आप किसी नए रिलेशनशिप में आएंगे तो ऑब्वियसली आपको एक रिप्लेसमेंट मिल जाती है। और वो रिप्लेसमेंट जो है वो आपके जख्म को क्या करती है, मरहम लगाती है, आपका जख्म जो है वो हील हो जाता है। इधर हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट सुन लें आप कि अगर उसके बावजूद अगर कोई बड़ा ही कोई मतलब कोई स्टबर्न किस्म का आशिक है जो कहता है कि जी मैं मर ही जाऊंगा,
तो उसके लिए भी मैं मतलब बड़ा मैं आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात कर रहा हूँ कि चूंकि मैं NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऐसे पारोस एंड देवदास आते हैं कि जो मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामे देख के कहते हैं कि हम मर जाएंगे, तो उनके लिए हमारे पास साइकोथेरेपिक टेक्निक्स होती हैं कि हम NLP के जरिए उनके अनकॉन्शियस माइंड को रीफ्रेम कर देते हैं और वो बंदा जिसके बगैर वो रह नहीं पा रहे होते 5-6 सेशंस के बाद क्या होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा मतलब इंसान नहीं है कि जो कहे कि जी मैं किसी के बगैर रह नहीं सकता। बेसिकली ये आपने मुश्किल सिचुएशन में खुद को निकालना होता है और उसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट लगानी पड़ती है। जैसे आप कॉन्शियसली किसी के साथ ताल्लुक बनाते हैं, इसी तरह जब ताल्लुक टूट जाता है तो आपने शौरी तौर पर फहम के साथ अपने आप को बैलेंस वे से निकालना होता है। सो दिस इज व्हाट के जी आई विश गुड लक फॉर ऑल द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेकअप्स। और अगर फिर भी आपको फाका ना हो तो यू कैन फॉलो माय YouTube चैनल, बहुत सी वीडियोस ऐसी पड़ी हुई हैं कि जिसमें आपको इससे फायदा मिल सकता है। ठीक है, फ्री में हम YouTube वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। अब हम सर विकास की तरफ बढ़ते हैं। सर आप एंडिंग में कोई पैगाम देना चाहें स्पेशली स्टूडेंट्स को, HSC की जो भी स्कॉलरशिप्स है उसके हवाले से, चैनल के लिए बीइंग अ स्टूडेंट भी कि नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल, जैसे जॉब के लिए वो कहेंगे जी रेफरेंस की जरूरत है, जॉब के लिए जी किसी न किसी सिफारिश या पैसे उसके साथ पैसे की भी जरूरत है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आपको कुछ नहीं कर सकते। और थर्ड नंबर पे और सेकंड नंबर पे ये कि अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें, अपनी CV पे वर्कआउट करें, अपनी स्किल्स को जितना डेवलप कर सकते हैं उतना डेवलप करें। कोई कंपनीज वाले या जॉब्स वाले इतने को बेवकूफ नहीं होते कि आपके अंदर अगर स्किल्स मौजूद है और वो आपको इग्नोर कर सके। आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना होता है कि लोग आपको खुद से ऑफर करें, और ये होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। हाँ, स्कॉलरशिप से एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं तो कहूँगा कि बजाय इसके कि साल जॉब ढूंढने के लिए, बाकी उससे अच्छा है कि आप स्कॉलरशिप लें और बाहर चले जाए। आपने देख, और ये भी कहना कि जी बाहर चले जाते हैं लोग और वो अपने मुल्क का ख्याल नहीं करते। आपने देखा कि हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स, बिल्कुल, इमरान खान और अभी करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो तकरीबन हर तकरीर में सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो बाहर से डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ वालों को कोई नहीं पूछता। सर वो बात वो करते हैं जो शायद बाहर जा नहीं सकते, और वो यही कहते हैं कि मुल्क उनके पैसे पे जाता है। और हकीकत भी यही है। जाहिर है कि ये भी मुल्क की खिदमत है कि आप बाहर चले जाओ जाके यहाँ से भेजें। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर आप चाहते हैं, हाँ उसमें ये हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए काम करते रहे वहाँ पे जाके कर लें, और वरना फिर डॉलर्स तो आप भेज के तो मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सर वकास और सर आप हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, आपने हमें वक्त दिया। लास्ट में आप INN न्यूज़ को के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें सर, आप प्लीज। आमना और मिनाहिल, सबसे पहले तो मैं जो INN के CEO हैं बहारुद्दीन, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और ये इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है INN को लॉन्च करने का, ये गुजरांवाला की जो जर्नलिज्म इंडस्ट्री है इसकी डायनामिक्स में एक बड़ी पॉजिटिव वैल्यू एडिशन है। और फिर इस हवाले से जो हमारे शहरियार गुराया साहब हैं जो स्टेक होल्डर हैं इस चैनल में, ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। ऑब्वियसली ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट एंड बड़े वो सोशल रिफॉर्म्स के हवाले से सोसाइटी में उनकी एक बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इस पॉजिटिव और बड़े डायनामिक इनिशिएटिव पर। और ऑब्वियसली जब सोसाइटी में इस किस्म के चैनल्स आते हैं, आप नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं, यूथ को आप इन्वॉल्व करते हैं, आप एक्सपर्टीज़ को इन्वाइट करते हैं, तो सोसाइटी में लोगों को इन पर्टिकुलर सीखने का मौका मिलता है। इन जनरल कि ओवरऑल भी आपकी जो जर्नलिज्म इंडस्ट्री है उसमें एक वैल्यू एडिशन होती है। और इसमें मैं स्पेशली जो हमारे इफ्तिहार साहब जो गुजरांवाला की जो जर्नलिज्म इंडस्ट्री में एक बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, उनका एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी से मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई है। मैं उनको भी क्रेडिट देता हूं कि वो इस चैनल को बड़ा अच्छा लेके चलते हैं। तो मेरी जो बहारुद्दीन साहब हैं, शहरियार गुराया साहब हैं, इफ्तिहार साहब हैं, आप सब के लिए और आप दोनों के लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं कि आप बहुत शुक्रिया सर, अच्छे से काम करते रहें। विश यू गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर। थैंक यू सर।
we are always here to support you, to guide you wherever you feel we can be of any help to you. थैंक यू you, सो sir. मच Thank you for your comment. सर आप लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें आईएनए न्यूज़ के हवाले से? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी। बहारुद्दीन साहब का, शहरियार साहब का और इफ्तिखार गिल साहब का, क्योंकि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मेरी आज सबसे मुलाकात हुई है और आपकी टीम के साथ, और ये बेस्ट रिपोर्टर्स रहे हैं, बेस्ट कैमरामैन है, बेस्ट टीम है इनकी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी, जिस तरह ये आप लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये बेस्ट रहेगा और आप बहुत जल्दी आप लोग अपना नाम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज का प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, हमने हर हवाले से काउंसलिंग करने की कोशिश की कि हम लोग किस तरह से अपनी यूथ को बेहतर तरफ राग़िब कर सकते हैं। दुनिया में मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारे दुख हैं जिन पर बात करने की और जिनको कवर अप करने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान नाहिल सरफराज और आमना चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।